तो टिल एक्सरसाइज 7.2 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुका है। ठीक है। तो आज का क्लास में स्टार्ट होगा परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन का पहले बेसिक डेफिनेशन देख लो, उसके बाद में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेसिक डेफिनेशन इसका क्या बोलता है कि ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। अब एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझते, देखो। अगर मैं यहाँ पे 5 लोगों को बिठाना चाहता हूँ, मान लो कि मेरे इस क्लास के अंदर मैं 5 लोगों को बिठाना चाहता हूँ। ठीक है। अब उसमें राघव है। ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे पास है दक्ष, मेहुल, ठीक है, प्रीति और सने। ठीक है। ये 5 लोग मेरे पास मौजूद है। तो ये 5 लोग मेरे पास है। ठीक है। अब ये 5 लोगों को मेरे को क्लास के अंदर बैठाना है। ठीक है। अब इस क्लास का फर्स्ट बेंच में मेरे पास 5 सीट्स अवेलेबल है। कितने सीट्स अवेलेबल है? 5 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है। तो अब उसमें समझ लो सबसे पहले राघव आया। राघव जब एंट्री कर रहा है क्लास के अंदर, तो राघव के पास कितने पॉसिबल वेज है बैठने के लिए? 5 पॉसिबल वेज है बैठने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद में एंट्री किया दक्ष। दक्ष के पास कितने पॉसिबल वेज है? 4। फिर इसके बाद मेहुल का एंट्री हुआ 3। प्रीति का एंट्री हुआ 2। तनय का एंट्री हुआ 1। क्लियर एचेस? तो ये कितने तरीके हुए? इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज कितने तरीके हुए? 120 वेज। 120 तरीके से हम ये 5 लोगों को बिठा सकता है। अब ये जो सिनेरियो हम लिया, इस सिनेरियो में क्या था? ऑब्जेक्ट्स आपके पास जो थे, ऑब्जेक्ट्स कितने थे? 5। मतलब ऑब्जेक्ट हो गए लोग। बाकी जो मेरे पास जगह था, वो भी कितना था? 5 ही जगह था मेरे पास। कितना जगह था? 5 ही जगह था। क्लियर है? 5 जगह, 5 ऑब्जेक्ट, तो कितने तरीके से हम बिठा पाया? डेट वॉज 120। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में हम लोगों ने इसको क्या किया? अरेंज किया। तो किसी भी चीज को जब हम लोग अरेंज करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परम्यूटेशन। एक और एग्जांपल समझो। मान लो कि मेरे पास एक वर्ड है ऑनेस्ट। ठीक है। ऑनेस्ट में टोटल लेटर्स कितने हैं? कितने लेटर्स है टोटल? 6 लेटर्स है। क्लियर है? अब ये 6 लेटर्स का यूज करके मेरे को 3 लेटर का वर्ड बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग। आया बात समझ में? 6 लेटर्स का यूज करके मेरे को क्या करना है? 6 लेटर्स का यूज करके मेरे को 3 लेटर का वर्ड बनाना है, विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है। अब जो पहला जगह है, पहला जगह पे ये 6 में से कोई भी लेटर आ सकता है। सिमिलरली जो दूसरा जगह है, उसमें भी 6 में से कोई भी लेटर आ सकता है। सिमिलरली जो तीसरा जगह, उसमें बाकी जो रिमेनिंग 4 लेटर, उसमें से कोई भी आ सकता है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 4 जा 20, 20 इंटू 6, 120 वेज। क्लियर ये चीज? अब एक और सिनेरियो लेते हैं। ठीक है। इस जगह पे हम ये बोला, रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है। तो पहला जगह पे 6 में से कोई भी लेटर आ सकता है। दूसरा जगह में भी 6 में से कोई भी लेटर आ सकता है। तीसरा जगह में भी 6 में से कोई भी लेटर आ सकता है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर 3। आया बात समझ में? अब यहीं से आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? NPR is equal to n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। ये हो गया परम्यूटेशन का फॉर्मूला, जिसमें n का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। r का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। ठीक है।
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। सही है। अब यहाँ पे सिनेरियो समझो। ये वाला जो केस लिया था हम लोग, इसमें टोटल लेटर्स था कितना, 6। कितना लेटर का वर्ड बनाना था मेरे को, 3। तो हम लोग यहाँ पे 6p3 ये लिख सकते हैं। टोटल कितना हो गया, 6 लेटर्स। मेरे को कितना लेटर का वर्ड बनाना है, 3। तो क्या हो गया, 6p3। 6p3 को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा था, 120। ऊपर देख रहा, आपके पास आंसर कितना था, 120। बात समझ में आ रहा, कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई दिक्कत। एकदम सिंपल सा चीज है। एन पी आर जब हम लोग यूज करते हैं ना, पी का मतलब हो गया परम्यूटेशन, एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये जो एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल है, यही आपका क्या बन गया, थ्योरम 1। थ्योरम 1 में देखो क्या लिखा हुआ था, the number of permutation of n different object taken are at a time where repetition of object is not allowed। क्लियर है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या था मेरे पास, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एकदम सिंपल सा चीज समझो, हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में भी जब कर रहे थे तो हम लोग कोई भी चीज को मल्टीप्लाई कर देते थे। नंबर्स मेरे पास छोटा है ना, तब हम लोग ये मेथड आराम से यूज कर सकते हैं, ये वाला तरीका हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। बट नंबर्स अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर्स है, बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जहां पे समझ लो कोई 100 ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, 100 में से आपको 25 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो उस केस के अंदर ये तरीका नहीं चलेगा, वहां पे आपको फॉर्मूला का यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर ये चीज। तो फॉर्मूला अपना क्या हो गया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कब के लिए है, जब आपका रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड। अब सिनेरियो क्या था, व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा परम्यूटेशन का, n टू द पावर r। n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और r का मतलब क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट आपको अरेंज करना है। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे आप सिनेरियो देखो, क्या था आपके पास, 666। आंसर क्या आ रहा था, 6 टू द पावर 3। आपके पास टोटल लेटर कितने थे, 6 थे। आपको क्या बनाना था, 3 लेटर का आपको वर्ड बनाना था, तो इसलिए कर दिया मैंने क्या, 6 टू द पावर 3, जहां पे रिपीटेशन अलाउड है। बोलो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये कहानी था आपका बेसिक परम्यूटेशन का। क्लियर एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे कि मैंने बोला एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो आर की वैल्यू होगी ना, आर की जो वैल्यू होगी ये हमेशा एन के बराबर या एन से छोटी होगी। सिंपल सा चीज है। खुद सोचो, आपके पास, आप कभी ऐसा कर सकते हो क्या, आपके पास ऑब्जेक्ट 5 है और आप 10 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने जा रहे हो, ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। ठीक है। तो आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा, एन से या तो बड़ा, एन से या तो छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। क्लियर। अगर बराबर हो जाए, मतलब एन पी एन अगर आपके पास आ जाए, ठीक है ना, एन पी एन अगर आपके पास आ जाए, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल। आया बात समझ में, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल। देख भी सकते हो फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया मेरे पास, एन फैक्टोरियल। क्लियर ये चीज, बोलो कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट अपने पास है एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 का पहला सवाल अपने को दिया हुआ क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P43। P का मतलब हो गया परम्यूटेशन, ठीक है। 4 3 मतलब जो n का वैल्यू हो गया वो हो गया 4, r का वैल्यू हो गया 3। ये तो क्लियर है ना। पहला चीज, जो बड़ा वैल्यू होगा वो हमेशा किसका होगा, n का। जो बड़ा वैल्यू होगा वो हमेशा किसका होगा, n का। दूसरा, n और r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि -5 चीजों को अरेंज करना है, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4p3 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24, तो इसका आंसर आ गया 24। क्लियर? बताया था ना पहला क्लास में 6 फैक्टोरियल तक सबको बताया था। नेक्स्ट 65p2, तो ये कितना होगा 65 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 65 माइनस 2 कितना होता है 63, तो 65 इंटू 64 इंटू 63 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 63 फैक्टोरियल, तो ये खत्म 65 इंटू 64 करते हैं तो 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 26, 5 6 जा 30, 39, 0614, तो आंसर मेरे पास आ गया 4160। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 7p5, तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 7 6 जा 42, 42 इंटू 12, तो 84, 42 4, और ये हो जाएगा 5 504, 504 इंटू 5 करते हैं 5 4 जा 20, और 2520। ठीक है, 2520, इजी। नेक्स्ट नंबर 4 अपने को क्या दिया हुआ है 10p3, तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 हो गया 7 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो 8 9 जा 72, 72 इंटू 10 720। तो ये कहानी था क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस पार्ट में मेरे पास है यहाँ पे 10p3, इसको अगर अपन ब्रेक करते तो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, खत्म। तो 8 9 जा 72, तो इट विल बी 702। ठीक है, आरएचएस पे क्या दिया हुआ है 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2, तो 9p3 को क्या लिखोगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको ब्रेक करोगे तो 9 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू 9 8 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो 7 प्लस 3, तो 9 इंटू 8 7 प्लस 3 होता है 10, सो दैट इज नथिंग बट 720। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूफ हो गया। क्लियर ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट सवाल मेरे पास क्या है npn इक्वल टू 2 टाइम्स npn माइनस 2। ठीक है, तो npn जो है इसके लिए तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 टाइम्स npn माइनस 2 क्या होगा 2 टाइम्स npn माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं 2 टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n खत्म, प्लस 2 फैक्टोरियल बचा, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2, तो इट इज ऑल्सो n फैक्टोरियल। तो एलएचएस और आरएचएस यहाँ पे भी प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है पी एन एन। ठीक है, नंबर 3 पे दिया हुआ क्या पी एन एन इक्वल टू पी
एन एन माइनस वन। तो पी एन एन का मतलब क्या हो गया? पी एन एन का मतलब क्या हो गया? एन पी एन ही हुआ। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस, तो इट इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल इटसेल्फ, बिकॉज एन माइनस एन होता है जीरो, जीरो फैक्टोरियल वन। ठीक है, नेक्स्ट आर एच एस एन पी एन माइनस वन क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन प्लस वन। तो ये खत्म, तो मेरे पास आंसर कितना आया? एन फैक्टोरियल। देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 का वन में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो एन प्लस वन पी थ्री इक्वल टू एन पी फोर। ठीक है, तो n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये बात समझ में आ रहा है? इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस फोर फैक्टोरियल। अब एक चीज आप लोग दिमाग में रखो कि आप लोग का पहला टारगेट ये होना चाहिए कि फैक्टोरियल्स को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास n माइनस टू फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n माइनस फोर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इधर देखो, n प्लस वन और n का अगर हम लोग बात करें तो ब्रेक किसको करेंगे? n प्लस वन को ब्रेक करेंगे। तो n प्लस वन को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? n प्लस वन, नेक्स्ट क्या आएगा? माइनस वन, इससे करो तो बचेगा मेरे पास n। तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के इसको छोड़ दो, बिकॉज राइट हैंड साइड पे भी क्या है? n फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे n माइनस टू है, तो n माइनस टू को अगर हम ब्रेक करते हैं तो n माइनस टू, n माइनस थ्री, और क्या आएगा? n माइनस फोर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस फोर फैक्टोरियल। तो क्या क्या कट हो गया? ये पोर्शन पूरा खत्म। तो अब मेरे पास क्या बचा? n प्लस वन इक्वल टू n माइनस टू और n माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दो। n प्लस वन इक्वल टू n स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस टू एन प्लस सिक्स। तो n स्क्वायर माइनस फाइव एन प्लस सिक्स माइनस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन, सॉरी नॉट एम, माइनस सिक्स एन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस एन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो एन कॉमन लेंगे तो एन माइनस फाइव, माइनस वन कॉमन लेंगे तो n माइनस फाइव। ठीक है, तो n माइनस वन और n माइनस फाइव ये मेरे पास आ रहा है। तो n का वैल्यू आ रहा है फाइव और एक आ रहा है वन। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे? ऑब्वियसली n का वैल्यू फाइव लेंगे, बिकॉज p नीचे क्या लिखा हुआ है? p3 और p4 है। मैंने क्या बोला था? n का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए? r से बड़ा या बराबर। अगर हम लोग n का वैल्यू वन ले लेते हैं, n का वैल्यू अगर वन ले लेते हैं तो ये वन पी फोर ऐसे कुछ आएगा। ये पॉसिबल है क्या? कभी भी ये नहीं हो सकता। तो n का वैल्यू जो वन है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। क्लियर है? तो मेरे लिए आंसर क्या हो गया? n इक्वल टू फाइव। क्लियर एकदम? ठीक है सर, देखो n का वैल्यू वन रिजेक्ट क्यों हुआ? देखो, n का वैल्यू अगर तुम वन लेते हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा एलएचएस पे? वन प्लस वन टू पी थ्री, और आरएचएस पे क्या आएगा? वन पी फोर। ये पॉसिबल है क्या? मैंने ऑलरेडी कंडीशन बताया था क्या, कि n का जो वैल्यू होगा वो हमेशा r से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मेरे पास है, फाइव पी फोर एन इक्वल टू सिक्स पी
5n-1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4pn हो गया ये, इक्वल टू 6 5pn-1। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 माइनस n फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये प्लस 1 कैसे हुआ, समझ में आ रहा ना, बिकॉज ये माइनस होता है, एक बार लिख ही देते हैं हम। तो 5 माइनस n-1 फैक्टोरियल, सही है। नेक्स्ट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 6। ये 5 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस n फैक्टोरियल। क्लियर है चीज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 माइनस n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या कट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को खत्म कर दो, 5 को खत्म कर दो। क्लियर ये चीज, मेरे पास क्या बचा, 1/4 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 6/6 माइनस n फैक्टोरियल। अब बात यह था कि आप इसमें से ब्रेक किसको करोगे, 6 माइनस एन को ब्रेक करोगे ना 4 माइनस एन को ब्रेक करोगे। जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो -1 होते रहता है, ठीक है। तो 6 माइनस एन इसको ब्रेक करेंगे, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस एन आएगा। बिकॉज 4 माइनस एन को ब्रेक करने जाओगे तो ये और छोटा बन जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस एन, फिर 5 माइनस एन, और फिर आएगा मेरे पास 4 माइनस एन का फैक्टोरियल। क्लियर। तो आ क्या रहा है मेरे पास, 6 माइनस एन 5 माइनस एन इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या हो सकता है, इसमें तो कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, कंपैरिजन मेथड का यूज कर सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर से। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस एन 5 माइनस एन इक्वल टू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 माइनस एन इक्वल टू हो गया 3, 5 माइनस एन इक्वल टू हो गया 2। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 3, इधर भी एन का वैल्यू कितना हो गया 3। क्लियर एकदम, ठीक है। चलो, तो 3 का 3 पे अपने को क्या दिया हुआ है, p टाइम्स n-1 3 और रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखते हैं इसको n-1 p3 इज टू n+1 p3 इक्वल टू 5/5:12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी 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 सॉरी, n-1 का फैक्टोरियल, फिर इसके बाद में n-1 -3, तो कितना हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल, फिर n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 -3, कितना हो जाएगा n-2, ठीक है, इक्वल टू 5/12। फिर n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल टू n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/12, ठीक है। तो अब इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए n-1 फैक्टोरियल, n-2 को ब्रेक करते तो n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल, फिर नीचे मेरे पास n-4 फैक्टोरियल। अगेन ब्रेक किसको करेंगे, n+1 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, तो क्या आ जाएगा n+1 n और n-1, ठीक है। तो ये सारा फैक्टोरियल सब खत्म, इक्वल टू 5/12। तो मेरे पास क्या बचा, n-2 n-3 n इंटू n+1 इक्वल टू 5/12। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर -2n और -3 इसको लिख रहा हूँ -5n+6। ये क्लियर है? ठीक है, -2n और -3n ऐड होके -5n बन गया। फिर नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 5/12। करेक्ट है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12n², 12×5 = 60n, 12×6 = 72 इक्वल टू 5n² प्लस 5n। ठीक है, तो 12n² -5n² -60n -5n +72 इक्वल टू 0। करेक्ट है? तो 12n² -5n² कितना हो गया? -7n²। और ये कितना हो जाएगा? -65n +72 इक्वल टू 0। काफी बड़ा नंबर आ रहा है तो। ठीक है, तो इसमें 72 × 7 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7×2 = 14, 504। तो 504 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो कितना आएगा? 252। फिर उसके बाद में 126, फिर उसके बाद में 63, फिर इसके बाद में 3 से करेंगे तो 3 से हो जाएगा तुम्हारा 21। और करने का जल्दी, 3×2 = 6 और 6×4, 6×6 = 24, 24 + 21, 7 से 7×3 = 21। तो 7×3 = 21, 21 × 3 कितना होता है? 63। अच्छा, मेरे को 65 चाहिए ना। 7 × 7 7 × 14, 14 × 28, फिर और 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। आई थिंक ये आ जाएगा। नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3×2 = 6, 6 × 3 = 18 और कॉम्बिनेशन बन रहा है 7×3 = 21, 56 9 ना। हाँ यस, 8 और 7, यस। ठीक है, तो 7 9² माइनस, ठीक है, तो 7n n-8 -9 n-8 इक्वल टू 0। तो 7n-9 और n-8 इक्वल टू 0। तो n का दो वैल्यू आ रहा है, एक हो गया 9/7 और एक हो गया 8। अब 9/7 हम लोग ले नहीं सकते, इट इज रिजेक्टेड। क्लियर है चीज? क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज n का जो वैल्यू होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो n का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या होगा? इट विल बी 8। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने को क्या दिया हुआ है? 6 candidates are called for interview to fill some vacant seat in an office, assuming that each candidate is fit for each post. Determine the number of ways in which 2 posts can be filled, 3 posts can be filled. इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा भाई? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं मेरे पास? 6, 2 पोस्ट चाहिए। ठीक है ना? तो कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल द पोस्ट कितना होगा? 6p2। ठीक है ना? तो 6 कैंडिडेट है, 2 पोस्ट है। क्लियर ये चीज? तो इतने तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 2 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। तो 6 × 5 इंटू, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पोस्ट है, तो सेम लाइन होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? 6p3। तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 3, 3 फैक्टोरियल। तो 5 6 जा 30, 30 × 4 120 वेज। इजी एकदम, कोई दिक्कत? क्लियर ना? ये हम फॉर्मूला सीधा ये पे लिख देता है, किसी को अगर यदि डाउट आ जाए, बोलो भैया कैसे आया? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
3 फैक्टोरियल, ठीक है। नंबर 5, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। और दूसरा केस में है इफ डिजिट्स इज रिपीटेड। एकदम आसान सवाल अगेन। मेरे पास 1 to 9 है, 1 to 9 इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 9। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। जहां पे बोल रहा है कि नो डिजिट इज रिपीटेड, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा यहाँ पे n, सॉरी 9p3। 9 तो टोटल डिजिट हो गए, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3, 6 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा 9 8 7। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8 7 जा 56। 56 इंटू 9 कितना हो जाएगा 504, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, डिजिट्स आर रिपीटेड। तो डिजिट्स अगर रिपीटेशन का केस है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं n टू द पावर r, तो 9 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। क्लियर ये चीज। हालांकि इसको मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 3 तो छोटा ही नंबर है, तो इट विल बी 729। बड़ा नंबर अगर हुआ तो आप वहीं पे छोड़ दो, छोटा हुआ तो सॉल्व कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इस पे क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 women ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 टैप्स इफ नो टैप रिमेन अनयूज्ड। इसका मतलब 6 women उतना का उतना टैप, मतलब 6 टैप्स सबको यूज कर रहा है। क्वेश्चन तो ये बोला ना कि हाउ मेनी वेज कैन 6 women ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 टैप्स इफ नो टैप रिमेन अनयूज्ड। इसका मतलब जितने टैप्स है सारे के सारे यूज हो रहे हैं, तो कितना तरीका हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 6p6, एंड 6p6 इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 720। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। नेक्स्ट सवाल है, 7 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग an election. In how many ways can their names be listed on the ballot paper? ये कुछ ठीक है, ओके। 7 candidates are contesting an election. In how many ways can their names be listed on the ballot paper? कितने तरीके से ये लोग अपने नाम को लिस्ट कर सकते हैं। भाई 7 कैंडिडेट्स है तो 7 फैक्टोरियल वेज में अपना नाम को लिस्ट कर सकते हैं, मतलब 7p7 तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी हाउ मच 7p7, दैट इज 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040। क्लियर ये चीज। तो आज का क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिया टिल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ठीक है।